नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। हिंदू में देखो आज डिस्कस करने लायक आर्टिकल्स हैं नहीं। दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का और एक डिस्कस करेंगे हम इंडियन एक्सप्रेस का। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो होगा IAS से संबंधित, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया या फिर डेमोक्रेसी जो टॉपिक है ना, उससे आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अच्छा आर्टिकल है, हालांकि IAS ऑफिसर्स की बुराई करी है, काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे आपको आंसर्स में यूज़ करने के लिए। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स का आर्टिकल बहुत टाइम हो गया आया नहीं, तो यूक्रेन वार के बाद ब्रिक्स की क्या रेलेवेंस है उससे संबंधित ये आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। कोट है प्लेटो का, वो कहते हैं देखो एजुकेटेड पर्सन की निशानी ये है कि एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, वो तैयार होता है अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करने के लिए, ताकि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है ना उन्हें सोल्व किया जा सकें। आप एजुकेटेड पर्सन हो तो आप हमेशा तैयार रहोगे अपनी जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनकी सहायता से आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो। तो ये आपकी निशानी है, यानी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल IAS से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डी सुब्बाराव ने ये आर्टिकल लिखा है। वो देखो फॉर्मर IAS हैं और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। आर्टिकल की शुरुआत में ना वो क्वेश्चन पूछते हैं, हैज़ द IAS फेल्ड द नेशन। इसका मतलब ये है, क्या IAS जो लोग हैं वो देश के लिए असफल साबित हुए हैं। वो कहते हैं मैं चाहता तो ये था कि इसका आंसर हो नो, ऐसा नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है इसका आंसर है यस। मतलब IAS जो लोग हैं वो देश के लिए असफल साबित अभी आज के समय में हो रहे हैं। आज के समय में IAS की परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो एलिटिस्ट हैं, अपने आप को एलिट समझते हैं, खुद को ही सर्व करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा काम करने के लिए जो प्रिविलेजेस मिलती हैं ना, विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे गार्ड मिले, घर में सर्वेंट्स मिले, बस उनका लाभ उठाते रहते हैं और रियलिटी से बिल्कुल हट जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है। इवन जब पब्लिक पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो उसके सामने खड़े होने की उनकी क्षमता भी नहीं होती। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज बेशक IAS लोगों की पब्लिक परसेप्शन ये है, लेकिन एक वो भी टाइम था मिड 1970s। उस समय क्या होता था, जब देखो विपक्ष CM के ऊपर एलिगेशंस लगाता ना, और CM ये डिक्लेयर कर देता असेंबली में कि हम एक IAS के नेतृत्व में इंक्वायरी करवा रहे हैं, तो ओपोजिशन चुप हो जाता। इतनी इज्जत हुआ करती थी उस समय IAS की। बट आज सोच के देखिए, आज अगर विपक्ष सरकार पर आरोप लगाए और CM ये बोले कि हम IAS की अध्यक्षता में इंक्वायरी गठित कर रहे हैं, तो विपक्ष मानेगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। उनको पता है जो IAS हैं वो CM के इशारे पर काम करेंगे और जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं होगी। तो इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो कोई प्रिसाइज डेट तो नहीं है कि IAS का पतन कब होना स्टार्ट हुआ, बट देखो जब आप पहले से कंपेयर करोगे ना तो आपको फर्क साफ दिखेगा। आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS को गठित किया गया था ICS के आधार पर। कॉलोनियल ईरा में एक सर्विस हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS। तो उस समय सोचा गया था कि IAS जो सर्विस है ना, वो इंडिया जैसी पुअर इलिटरेट सोसाइटी में नेशन को इंटीग्रेट करने का काम करेगी, एकजुट करने का काम करेगी। और IAS ने शुरुआती सालों में बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, बिल्डिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो, हेल्थ एंड एजुकेशन डिलीवरी को इंप्रूव करना हो, या फिर इवन रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना हो। हर एक क्षेत्र में IAS ऑफिसर्स ने फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ी और अपनी कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और इंटीग्रिटी की सहायता से अपने लिए एक बेहतर रेपुटेशन बनाई। लेकिन देखो जैसा राइटर बार बार बोल रहे हैं, पिछले कुछ दशकों में ये जो रेपुटेशन है ना वो खराब हो गई है। IAS ने अपना रास्ता खो दिया है, इथोस खो दी है, ऐसा राइटर का मानना है। आज के समय में पहले तो देखो यूं कहा जाता था कि माइनॉरिटी IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इनएप्टीट्यूड हैं। इनएप्टीट्यूड मतलब जिनमें लैक ऑफ स्किल हो या फिर लैक ऑफ एबिलिटी हो। बट आज के समय में ऐसे ऑफिसर्स की संख्या माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है। इनएप्टीट्यूड, इनडिफरेंस मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, करप्शन, ये सब चीजें जो है ना
ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं आज के समय में आईएएस ऑफिसर्स को। राइटर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। एक बार एक सीएम ने मुझे बोला था, मेरे पास जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, उनमें से 25% तो देखो ऐसे हैं जो कैलेस हैं, करप्ट हैं, इनकम्पिटेंट हैं। कैलेस मतलब बेदर्द, कठोर, मतलब जिन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया है। करप्ट का तो आपको पता ही है, भ्रष्ट हैं। इनकम्पिटेंट मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं है, योग्यता ही नहीं है, काम करने का एबिलिटी नहीं है। और बीच के जो 50% है ना, वो तो देखो कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, ज़्यादा काम करके वो राजी नहीं है, जो चैन की नौकरी बिताना चाहते हैं। इसके लिए वर्ड यूज किया गया है साइनक्योर। आप यहां पर देखिए, जो चैन से जीना चाहता है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। बच गए 25%। तो सीएम ने कहा था कि मैं सारा अपना जो काम करवाता हूं ना, बचे हुए इन 25% आईएएस ऑफिसर से ही करवाता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी, जिसको हमने कोर्ट के तौर पे डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा था कि सारा काम बाबू करेंगे क्या, मतलब ब्यूरोक्रेसी में बाबू कल्चर से प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान हैं। इसके बाद राइटर ना जवाब देते हैं, दिक्कत आखिरकार कहाँ है। दिक्कत तो देखो, आमतौर पे जब भी दिक्कत की बात होती है ना, तो जिम्मेदार ठहराया जाता है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में दिक्कत है। यूपीएससी जिस हिसाब से आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रही है, ये पैटर्न सही नहीं है। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग में दिक्कत है, लबासना में 3 महीने की जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग होती है उसमें दिक्कत है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब कि सर्विस में मौके कम मिलते हैं अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपने आप को इंप्रूव करना चाहे। तो राइटर बोलते हैं, देखो ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट ये सब तो स्कैपगोट्स हैं, मतलब बलि के बकरे बनाने वाली बात है। असली जो दिक्कत है ना, वो है इंसेंटिव और पेनल्टीज में। देखो ये जो सर्विस है ना, हमारे देश में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करती है। मतलब आईआईटीएन, इवन आईएम से पास आउट जो लोग हैं, वो इस एग्जाम को लेते हैं। अच्छे अच्छे हमारे देश में जो भी कॉलेजेस हैं, दूसरे भी फील्ड से, आर्ट्स के अच्छे अच्छे कॉलेज, और कॉलेज देखो अच्छा ना भी हो, मतलब बहुत मेहनती, बहुत पढ़ने वाले बच्चे इस सर्विस में आना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सर्विस में आने के बाद शुरुआत में तो उनका इंथुजियाज्म होता है, सिस्टम को चेंज करना है, लेकिन बाद में तो देखो वो खुद ही कोग इन द व्हील बन जाते हैं। मतलब कोग इन द व्हील मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, वो सुस्त हो जाते हैं, काम करने की उनकी इच्छा नहीं रहती, और उससे भी ज़्यादा अपना मोरल कंपास जो है वो लूज कर देते हैं, यानी मोरलिटी भी लूज कर देते हैं कि करप्शन नहीं करना। वैल्यूज़ जो सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग में भी, एथिक्स जीएस पेपर 4 में भी, उन सब वैल्यूज़ को वो लूज कर देते हैं। आईएएस ऑफिसर से पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे रास्ते में आ जाते हैं, वो हमें डिलीवर नहीं करने देते। लेकिन देखो ये तो बहुत ही खराब आर्ग्यूमेंट है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहता था, लेकिन पॉलिटिशियंस मेरे रास्ते में आ गए और पॉलिटिशियंस ने मुझे रोक दिया। राइटर कहते हैं, देखो मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चैलेंज को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, बट देखो ये किसी भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाइए, वहां पे आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो देखने को मिलेगा ही, बट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराना कि इनकी वजह से हमारा मोरल डिक्लाइन हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। मतलब आपने पैसे लेने स्टार्ट कर दिया, आपने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया, गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्या इसके लिए भी पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं? नहीं। पॉलिटिशियन देखो आपको करप्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे? अच्छी पोस्टिंग देके, रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट देके, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। इसके बाद राइटर एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो यूके में ना अभी पार्टीगेट स्कैंडल में वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पार्टीगेट ट्रांसग्रेशन क्या है? कोविड-19 के दौरान जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, इनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी, कायदे से होनी नहीं चाहिए थी ना, तो ये इशू बन गया था। अब इसके खिलाफ जांच की जा रही है। कौन जांच कर रहा है? अगर कंपेयर करें तो आप यूं मानिए, इंडिया के कंपैरिजन में कैबिनेट सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस जो है वहां के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जांच कर रहे हैं। अगर इंडिया के समकक्ष ऑफिसर्स को कंपेयर करें, मतलब इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है ना, उसके एक्विवेलेंट ऑफिसर यूके में, और दिल्ली पुलिस है ना जैसे हमारे वहां पे, तो उसके एक्विवेलेंट जो पुलिस है ना वहां पे, वो जांच कर रही है बोरिस जॉनसन की, और विपक्ष को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन
आप मतलब एज्यूम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में ऐसा हो, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई आरोप लगे और दिल्ली पुलिस जांच करे या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी जांच करे और ओपोजिशन कुछ बोले ना? ओपोजिशन मानेगा ही नहीं। ओपोजिशन बोलेगा अरे दिल्ली पुलिस का क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या है, ये तो प्रधानमंत्री के इशारों पर काम करते हैं, जांच निष्पक्ष नहीं होगी। तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू है, ऑफिसर्स की वैल्यू है, मतलब रेपुटेशन है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं असली जड़ है क्या जिसकी वजह से सर्विस की रेपुटेशन खराब हुई है। इंसेंटिव और पेनल्टीज। इंसेंटिव मतलब देखो, आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है परफॉर्म करने का या फिर रिजल्ट्स डिलीवर करने का। जब देखो आप प्राइवेट कंपनीज में देखिए, जब लोगों के ऊपर प्रेशर होता है काम करने का, इंसेंटिव भी होता है कि अच्छा काम करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन जल्दी होगी, डिविडेंड मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर को कोई इंसेंटिव नहीं है। उनको पता है उतनी सैलरी आनी है, उतनी देर में प्रमोशन होगा, तो फिर ज़्यादा काम करके क्या फ़ायदा, या फिर इफेक्टिव ढंग से काम करके क्या फ़ायदा? मन करता है तो काम करते हैं, मन नहीं करता तो काम नहीं करते। ये एक सिस्टम ना हमारे देश का ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसमें स्मार्ट, इंथुजियास्टिक और कैपेबल लोग जो हैं वो ऊपर तक नहीं जाते। मतलब एश्योरेंस नहीं है कि आप स्मार्टली काम करोगे, जोश के साथ काम करोगे तो ऊपर जाओगे। सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें कि करप्ट ऑफिसर्स जो हैं, सुस्त जो हैं, इनकॉम्पिटेंट जो है वो सिस्टम से बाहर हो जाएं। कायदे से होना ऐसा ही चाहिए। ये सिस्टम ऐसा बन चुका है जो कि देखो मीडियोक्रिटी और रिस्क एवर्जन को प्रमोट करता है। हर एक ऑफिसर जो है ना अपनी स्किन बचाने की कोशिश करता है कि मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए, इस चक्कर में वो कोई काम करता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे करने के जो काम है ना वो फाइल अटका के रखता है सिर्फ इसलिए कि मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए। अब आप सोचोगे अरे ये तो हर ऑफिसर चाहेगा ना कि अपने ऊपर कौन बात लेना चाहेगा, लेकिन वो बात तो ठीक है। मतलब आप थोड़ा हाथ पैर मारोगे ना, जैसे आपने हायर अथॉरिटीज को लेटर लिख दिया कि इस केस में क्या करना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया, तो कुछ ऑफिसर अच्छे होते हैं, काम करवा लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, अरे छोड़ो ना यार, फाइल अटके रहने दो। तो फाइल अटकी रहती है ना, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, गरीब लोगों को स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो आईएएस को ना रिफॉर्म करना होगा, यहां पे मेरिटोक्रेसी बननी चाहिए। जो लोग अच्छे ऑफिसर्स हैं ना वो ऊपर जाने चाहिए और एक निश्चित समय के बाद में इवैल्यूएशन होना चाहिए। प्रावधान तो है अभी भी, 25 साल की सर्विस के बाद इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, बट उतना अच्छे ढंग से नहीं होता। क्यों? वही बात है, मतलब आईएएस लॉबी काफ़ी स्ट्रोंग है, वो विरोध करने लगते हैं, इसलिए सरकार भी ज़्यादा पीछे पड़ती नहीं है। तो पॉइंट यही है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑफिसर्स इंथुसियास्टिक हैं, जोश हैं, जिनमें जो चेंज करना चाहते हैं वो ऊपर जाएं, लेकिन जो लेजी हैं, इनकॉम्पिटेंट है, वो सिस्टम से बाहर हो जाएं। अब ऐसा सिस्टम आप लाओगे तो जाहिर तौर पर रेसिस्टेंस होगा, विरोध किया जाएगा ये ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन असली सरकार तो देखो वही है जो इस विरोध को पहचाने, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी करे, नए ऑफिसर्स रिक्रूट करे। वैकेंसी इतनी कम निकालती है सरकार, जो काम नहीं करते हैं उनको निकाल देना चाहिए ना। वैकेंसी इंक्रीज कर दो, आप 2000 रिक्रूट कर लो, मतलब अभी वैकेंसी कितनी कम निकालती है। उसमें से भी एक्चुअली आईएएस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो कम ही होते हैं, 180 के आसपास। लास्ट में बस एक पॉइंट वो बैलेंस आउट करने के लिए बोल देते हैं कि देखो मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं, सैकड़ों आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और जो सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूं और मैं उनके काम को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। तो ये तो बैलेंस आउट करने वाली बात हो गई। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, क्या आईएएस देश के लिए असफल साबित हुए हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ब्रिक्स जब बना था ना, तो एक मकसद ब्रिक्स का ये था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि उस समय ना ये जो देश थे ना शुरू में एक साथ आए, रशिया, चाइना और इंडिया, बाद में ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी एक साथ आ गए थे। तो ये वो देश हैं जो नहीं चाहते थे कि वेस्ट का पूरे वर्ल्ड पे दबदबा हो। मतलब यूएसए यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहता है। यूएसए ने क्या किया, 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, 2003 में इराक के ऊपर अटैक किया, मतलब अपनी मनमर्जी से काम कर रहा था यूएसए और अपने अलाइड कंट्रीज के साथ मिलके। लेकिन ये देश एक साथ आए, ये बोले कि देखो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पोल नहीं होना चाहिए यूएसए की फॉर्म में, एकमात्र बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड ना बैलेंस होना चाहिए।
मतलब कि कई सारे पोल होने चाहिए और उन पोल्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का। हालांकि देखो, ये बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है ना, ये पॉलिटिकल साइंस में आता है। रियलिस्ट बोलते हैं वर्ल्ड में ना पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करके। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, इतना डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। देखो, अगर पूरे वर्ल्ड में यूएस से इतनी बड़ी पावर है और बाकी छोटी छोटी पावर हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, तो ना ऐसी सिचुएशन में यूएस क्या करेगा? अपनी मनमानी करेगा, जहां चाहा वहां कू कर दिया, मतलब सत्ता परिवर्तन कर दिया, जहां मर्जी की वहां युद्ध छेड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ी इनस्टेबिलिटी रहेगी वर्ल्ड में। लेकिन मान लीजिए इतनी बड़ी पावर यूएसए है, इतनी बड़ी पावर फिर चाइना है, फिर रशिया है, इंडिया है, जापान है। अगर कई सारे पोल्स हैं और पोल्स के बीच में बैलेंस रहता है, जैसे रशिया और चाइना आपस में मिल गए, दोनों पोल मिल गए तो यूएसए का सामना कर सकते हैं, तो फिर यूएसए अपनी मनमानी नहीं करेगा, बैलेंस बन गया एक। समझ रहे हो? तो ये रियलिस्ट का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर रहता है तो इससे वर्ल्ड में पीस रहती है। बट देखो, बैलेंस ऑफ पावर तभी स्टैब्लिश होगी ना जब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, कई सारे पोल्स होंगे। अगर यूएसए एकमात्र बहुत बड़ी पावर हुआ, हर चीज में यूएसए का दबदबा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूएसए का दबदबा, हर जगह सोच भी यूएसए की, आइडियोलॉजी भी यूएसए की आइडियोलॉजी का डोमिनेंस, डॉलर का डोमिनेंस, तो फिर वर्ल्ड पीसफुल नहीं रहेगा, ऐसा मानना है इंडिया का भी, रशिया का भी। इसी सोच के चलते इन्होंने ना ब्रिक्स स्टैब्लिश किया था वेस्ट के यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट। बट बाद में देखो, ब्रिक्स में भी कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब है, आपको पता है। ये जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, ये तो उतने पावरफुल रह भी नहीं, इसके मतलब इकोनॉमी पहले तो इनकी ग्रो कर रही थी ठीक ठाक ढंग से, बाद में इतना तेजी से इनकी इकोनॉमी ने ग्रो नहीं किया, तो फिर ब्रिक्स थोड़ा ठंडे बस्ते में चल गया। लेकिन अब एक बार फिर से ब्रिक्स का जो आइडिया है ना, वो बढ़िया ढंग से इमर्ज होकर आया है। क्योंकि जैसा यूक्रेन वार में देखने को मिला है ना, ऐसा देखने को मिला जैसे इंफॉर्मेशन वारफेयर देखने को मिला रशिया के अगेंस्ट, पूरा वेस्ट एकजुट हो गया, वो अपनी सोच को फिर से पूरे वर्ल्ड पर इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोल्ड वार के दौरान तो देखो, उन्होंने कल्चर की बात की थी, आइडियोलॉजी की बात की थी कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म जो है वो ज़्यादा सही है, कम्युनिज्म खराब है। लेकिन अब वो डेमोक्रेसी की बात करने लगे हैं कि ये लड़ाई है डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। तो मतलब अपनी सोच को, अपनी जो उनकी थिंकिंग है ना, उसको पूरे वर्ल्ड पे वो इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट तो ब्रिक्स बना था। तो ब्रिक्स जो है ना, वो एक बार फिर से थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका और ब्राजील वो साथ नहीं होंगे। तो ब्रिक्स में से अगर इन दोनों को हटा देना, किसको? ब्राजील और साउथ अफ्रीका को, तो 3 देश बचते हैं RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना के जो विदेश मंत्री है ना, वो इंडिया की यात्रा पर आए आश्चर्यजनक रूप से। क्यों? क्योंकि चाइना को भी लगता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने का, या फिर यूएसए की लीडरशिप में जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, अभी फिलहाल है नहीं वैसे यूनिपोलर, अभी तो चाइना टक्कर देने लगा है यूएसए की। कुछ भी मानिए, मतलब चाइना को यूं लगता है कि यूएसए को चैलेंज करने का यह सबसे सही मौका है और इंडिया को साथ लिया जा सकता है यूएसए के अगेंस्ट। इसलिए चाइना के जो विदेश मंत्री है ना, वो भी इंडिया की यात्रा पर आए। रशिया भी इंडिया की यात्रा पर आया, मतलब रशिया के विदेश मंत्री जो है वो इंडिया की यात्रा पर आए, वो डिस्काउंटेड ऑयल देने को तैयार हैं। देखो, वेस्ट रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों इस मुद्दे पर वेस्ट के साथ नहीं है। चाइना का तो होना भी नहीं था, क्योंकि वो रशिया का मित्र रहा है पिछले 20-25 सालों से। लेकिन इंडिया तो वेस्ट के पाले में जाता दिखाई दे रहा था। इंडिया क्वाड का मेंबर बन चुका था, लेकिन इंडिया ने भी वेस्ट का साथ नहीं दिया रशिया के अगेंस्ट। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे, इन 3 देशों के बीच में, इंडिया चाइना नहीं कह सकते, लेकिन यूं बोल सकते हैं रशिया की जो दोस्ती है वो चाइना के साथ भी मजबूत होगी। आप बोलोगे ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन देखो, चाइना ना रशिया से एनर्जी तो इंपोर्ट करना चाहता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। बट अब इन इश्यूज को इग्नोर करके रशिया भी चाइना को एनर्जी एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेगा। पहले रशिया को लगता था कि नहीं यार, यूरोप ही एक्सपोर्ट करने के लिए सही है, चाइना को एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। बट अब रशिया ज्यादा श्योर हो गया है कि चाइना को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करेंगे। और इंडिया को भी अब डिस्काउंटेड एनर्जी, डिस्काउंटेड ऑयल देने के लिए रशिया तैयार है। मतलब आने वाले दिनों में रशिया का जो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया और चाइना दोनों में बढ़ेगा। तो पार्टनरशिप जो है इनकी और ज्यादा मजबूत हो गई। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे रूपी रूबल क्रॉस करेंसी पेयरिंग।
ये जो एग्रीमेंट है ना, रूपी रूबल एग्रीमेंट, इससे क्या होगा, इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर सकेगा, डॉलर में ट्रांजैक्शन होगी भी नहीं। तो ऐसी ही अरेंजमेंट रशिया कुछ दूसरे देशों के साथ कर रहा है, जैसे चाइना। अब स्विफ्ट जो एक सोसाइटी है, इंटरबैंक अगर पैसों का ट्रांसफर होता है तो मैसेजिंग चलती है इस सोसाइटी के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू। रशिया से इसको निकाल दिया, तो अब इंडिया का अलग से एक सिस्टम है, ऐसा ही सोवरिन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इंडिया रुपए भी प्रपोज कर रहा है कि आप हमारा रुपए अपना लीजिए। तो इससे क्या है, इससे हो रहा है डी डॉलराइजेशन, एक जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। बहुत ट्रांजैक्शंस अब बिना डॉलर के होने लगेंगी। अब देखो, कहने को कुछ लोग बोल सकते हैं कि डॉलर की जो हेजमनी है काफी ज्यादा है, बट देखो आप ये तो बोल ही सकते हो ना कि अब रुपी में अगर ट्रांजैक्शन होगी, स्विफ्ट के बिना ट्रांजैक्शन होगी, तो मतलब वेस्ट की जो हेजमनी है ना वो खत्म हो रही है और एक अल्टरनेटिव जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो ही इमर्ज होके आ रहा है, ऐसा राइटर का मानना है। राइटर ये भी बोलते हैं, जो बात हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस की थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से संबंधित, कि इंडिया अभी एक ब्राइट स्पॉट में है। इंडिया ना तो देखो वेस्ट के अगेंस्ट गया है, हाँ बात नहीं मानी, वेस्ट का प्रेशर नहीं माना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ने वेस्ट का विरोध कर दिया है, और ना ही इंडिया रशिया के विरोध में गया है। तो इंडिया अब एक बहुत ही अच्छी बेहतर पोजीशन में है, जहां इंडिया की डिमांड काफी ज्यादा है, और इसी का नतीजा है कि यूक्रेन वार के स्टार्ट होने के बाद कई सारे देशों के जो विदेश मंत्री या फिर डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया की यात्रा पर आए, इंडिया से यूक्रेन वार पर समर्थन हासिल करने के लिए या फिर इंडिया से कंसल्ट करने के लिए। तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट में है, ये अच्छी बात है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रिक्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।